अगर आपके आदर्श कमजोर होंगे, चापलूस होंगे, सत्ता के दलाल होंगे, तो आपके अंदर वो भावना नहीं पैदा हो सकती है। तो जो दिल्ली में आज सरकार है, उनकी प्रेरणा के स्रोत सरदार पटेल हैं, और इसीलिए दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति उन्होंने गुजरात में सरदार पटेल की लगाई है। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूं कि 1928 में जिन किसानों के खिलाफ उस ईसाई सरकार ने ये जो 22% का लगान की वृद्धि की थी, आप सोचिए कि आज 2020 के अंदर दिल्ली में आजादी के बाद मैंने पहली बार एक ऐसी घोषणा सुनी जिसको मुझे लगता है कि उसका वर्णन करना चाहिए, और खासतौर से इस वक्त जब मैं बारडोली के बच्चों से, वहां के युवाओं से, बुजुर्गों से सीधे तौर पे मुखातिब हूं। 2020 में भारत की सरकार ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की, और वो इस कोविड के दौर में हुई है, इसलिए हो सकता है लोगों को उसकी तरफ ध्यान न गया हो। मैं ये मानता हूं कि भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 यानी 1955 के उस अधिनियम में, उस कानून में एक अध्यादेश के जरिए एक बड़ा अमेंडमेंट किया, एक बदलाव किया। हमारे यहां ऐसी बातों पर चर्चा करने से लोग शर्माते हैं, और ऐसी चर्चा करने से लोग इसलिए भी डरते हैं कि लोगों ये ना आरोप लगा दें कि साहब ये तो सरकार के लोग हैं। मेरा किरदार, मेरी भाषा, मेरे भाषण के कंटेंट से पिछले 3 साल में यह लग गया होगा कि मेरे पूरे बातचीत के उसमें सरकार कभी मोहरा नहीं रही। मेरी बातचीत में राष्ट्र महत्वपूर्ण रहता है, इसलिए सरकार क्या करती है नहीं करती है मैं उसके नुक्ताचीनी नहीं करता। लेकिन कोई ऐतिहासिक काम, चाहे वो 370 का मामला हो, 35A का मामला हो, मैं हमेशा उन मुद्दों पे ज्यादा महत्व देता हूं जो हजारों साल तक चलने वाले हैं। ये रोजमर्रा के जो एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले होते हैं, इस पे मैं नुक्ताचीनी नहीं करता। लिहाजा बहुत लोग मुझ पर यह आरोप लगाते हैं कि इस मामले पे नहीं बोला, उस मामले पे नहीं बोला। मैं कोई सरकारी आदमी नहीं हूं, ना मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं। मैं 3 साल से लगातार कह रहा हूं कि मेरे मूल में, मेरे पूरे अगर आप उसको ढूंढेंगे तो राष्ट्र है। लेकिन यहां इस आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में एक अध्यादेश के ला करके इस वक्त की सरकार ने एक महत्वपूर्ण उसमें बदलाव किया है, और इस बदलाव की चर्चा मैं इसलिए करना चाहता हूं कि जब मैं 1928 के किसान आंदोलन की बात करता हूं, उस ईसाई सरकार की बात करता हूं जिसने भारतीय किसानों के ऊपर एक बड़े जबरदस्त तरीके से, उस आज की डेट में हम उसे टैक्स कह सकते हैं, उस वक्त लगान कह सकते हैं, वो बढ़ाया। लेकिन अभी चंद रोज पहले आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में एक बड़ा बदलाव किया, एक अमेंडमेंट किया और एक अध्यादेश जारी किया। और यह अध्यादेश क्या है? यह अध्यादेश है कि अब अनाज, प्याज, दालें, यानी वो तमाम खेती की चीजें, खासतौर से गेहूं जो किसान पैदा करता है, उसे इस ऐसे कानून जिसके तहत पिछले 70 सालों से हमारा किसान आत्मनिर्भर नहीं बन पा रहा था। हमारी हर सरकार आती है, हर पॉलिटिकल पार्टी किसानों की बात करती है कि यह देश किसानों का देश है, गरीब का देश है। लेकिन पिछले 70 सालों में जो भी नीतियां बनी, उसमें किसानों को कभी भी उस मूल में नहीं रखा गया, उस अर्थव्यवस्था में नहीं रखा गया। कोई भी आदमी 10 रुपए की चीज बनाए और उसे 50 रुपए की चीज बेचे, यह सरकार नहीं पूछती थी। लेकिन किसान अपनी उपज का दाम कैसे तय करें, यह सरकार तय करती थी। और फिर लोग कहते थे कि किसान गरीब है। इस सरकार ने 1955 के आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंदर बदलाव किया, और उस आदेश के तहत अब उसको यह कहा गया है कि भारत का किसान अनाज और दालें जैसी चीजों के दाम खुद तय करेगा बाजार में और सीधे बेचेगा। अब उन वस्तुओं को इस आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 से बाहर कर दिया गया है।
तो आज किसान को, जो किसान टमाटर उगाता था, प्याज उगाता था और उसकी लागत के बाद उसकी कीमत बैठती थी 25 रुपए, लेकिन बिचौलियों के दबाव में, मंडी के दबाव में वो किसान अपनी प्याज को 2 रुपए किलो बेचने पे मजबूर होता था। तो इस तरीके से हमने देखा देश भर में हजारों किसानों ने, जिस पे 25 रुपए लागत लगी हो, वो किसान 2 रुपए किलो प्याज बेचेगा, फिर मंडी में लेके जाएगा तो उसको तो अपनी जेब से भी खर्च करना पड़ता था। लेकिन इस सरकार ने किसानों को आजाद कर दिया है और वो अब अपनी उपज का मूल्य तय करेंगे, इसलिए इसे आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर कर दिया गया है। यहां मैं ये बात सिर्फ इसी रेफरेंस में कहना चाहता था कि 1928 के जिस किसान आंदोलन का नेतृत्व जिस शख्स ने किया, आज दिल्ली में सरकार भी उन्हीं के नाम से, उन्हीं की भावनाओं से, उन्हीं की प्रेरणा से बहुत सारे काम कर रही है। लिहाजा बहुत सारे काम किए होंगे, लेकिन इस काम से मैं इसलिए खुश हूं कि किसान पिछले कई सौ सालों से हर बार, चाहे ईसाई सरकार आई हो, चाहे आजाद भारत में दूसरी सरकारें आई हो, उनको हमेशा उनका शोषण किया गया और उसको कभी भी हमारे सिस्टम में जो नीतियां बनी उसकी गुणगान तो बहुत किया गया, उसका नारा स्लोगन तो लगाया गया, लेकिन कभी उसको सीधे तौर पे फायदा नहीं पहुंचाया। ये बात सिर्फ मैं इसलिए कहना चाहता था कि ये बारडोली का मामला है, आप लोगों ने बारडोली के लोगों से 2-4 होने का मुझे मौका दिया, इसलिए मुझे लगा कि इस वक्त ये जरूरी है कि इस बात को मैं मेंशन करूं। अब मैं बात अपनी पे आना चाहता हूं। मेरे युवा साथियों, स्वाभिमान समूह के दोस्तों, आपके माध्यम से जो बात पहुंचनी चाहिए, जो काम आज आपको लेना चाहिए, उसकी आप लोग एक नए सिरे से शुरुआत करें। ये कोरोना आया है, ये चला जाएगा, आज नहीं कल जाएगा, लेकिन अब कुछ काम होते हैं तत्कालिक और कुछ काम होते हैं ऐतिहासिक, जिनकी लड़ाई आप जब लड़ते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं तो आने वाले हजारों साल तक आपकी उस लड़ाई को न सिर्फ याद रखा जाता है, बल्कि उस लड़ाई से राष्ट्र निर्माण में एक बड़ी भूमिका होती है। मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कुछ लोग ही उठाते हैं और कुछ लोग ही टेलीविजन पर डिबेट करते हैं और वो समाप्त हो जाते हैं, लेकिन आप लोग सब जानते हैं कि हमारे एक साथी जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने आर्टिकल 35A का मुद्दा उठाया था और मैंने उस मुद्दे को पूरे देश भर में अपनी भाषा से, अपने भाषणों से, जगह जगह डिबेट करके, जगह जगह लोगों के साथ बातचीत करके उसे एक जन आंदोलन बनाने की कोशिश की थी। और जब मैंने ये शुरू किया था तो बहुत लोगों ने कहा कैसी बात कर रहे हैं, ये मुमकिन ही नहीं है, ये देश जो है सोया हुआ है, युवाओं को इसमें कोई मतलब ही नहीं है, युवा जो है बहुत ही भौतिकतावादी है, वो किसी ऐसे मुद्दे पे आपके साथ नहीं आएगा। मैंने उस वक्त भी कहा कि युवाओं के बारे में जिन लोगों की राय ये है कि ये युवा सबसे बेकार है, कुछ करना नहीं चाहता, मैं तब भी ये मानता था, आज भी ये मानता हूं कि इस देश में युवाओं को अलग अलग संगठनों ने, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं ये मानता हूं इस देश में युवाओं को राजनीतिक दलों ने अपनी राजनीतिक गद्दी पाने के लिए इस्तेमाल किया। सत्ता से पहले कुछ नारे लगाए, सत्ता में आने के वाले नारे बदल गए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आज के युवा को, वो किसको वोट दें, किसको वोट नहीं दें, किस पार्टी में जाएं, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि आज के युवा को सच बताइए, उसे भावनात्मक तौर पे इमोशनल करके मूर्ख मत बनाइए। अपने एजेंडे को साधने के लिए उस युवा के कंधों पे बुढ़ापे की लाठी को मजबूत मत कीजिए। सत्ता के गलियारे तक पहुंचने के लिए उस युवा की पीठ का इस्तेमाल मत कीजिए। और युवाओं को भी यह समझ आना चाहिए कि हमें राष्ट्र बनाना है या राज्य की सरकारें बनानी है। सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, उसमें आपकी एक भूमिका इतनी हो सकती है, लेकिन आप राष्ट्र के निर्माण में लगिए। और जब आप राष्ट्र के निर्माण में लगेंगे तो यह बात ध्यान रखिएगा कि आपको सच बोलना पड़ेगा, मैं इस संगठन का हूं, मैं उस संगठन का हूं, और हम इस संगठन से बहुत ज्यादा समय से जुड़े हुए हैं, और ये राष्ट्रवादी संगठन है और ये गैर राष्ट्रवादी संगठन है। संगठन होता है, वो आपकी मर्जी है।
लेकिन सच बातों को सच कहने की हिम्मत रखिए और ध्यान रखिए, सच को समझने में समय लगता है,